Hello class 12th, how are you all? Hope everybody is fine. Welcome to economics class. In the previous class, we were discussing importance of industries. Industries play really an important role in any economy, especially if we are talking about Indian economy. Industry is an engine of growth, I might have told you. Now today, we are starting with chapter 5 of IED, that is India's foreign trade. Foreign trade, very clear by the name, is the trade between one country and rest of the world. एक देश और बाकी सब देशों से उसका व्यापार, goods, services, technology, anything, exchange, import एंड एक्सपोर्ट. ओके, तो आइए समझते हैं इसको. और इस चैप्टर में हमने समझना है कि जब इंडिपेंडेंस के वक्त हमें अपनी इकोनॉमी मिली थी तब फॉरेन ट्रेड आपको पता कुछ नहीं था. हमारा वॉल्यूम थी उसकी, लेकिन हम लोग रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे और फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे, विच वाज अ नेगेटिव साइन. तो क्या क्या चेंजेस रहे इन द पीरियड टिल 1990, क्या क्या हुआ फॉरेन ट्रेड में, वो सब समझेंगे. हमारी पॉलिसी क्या थी फॉरेन ट्रेड की, उसको किस तरह से हमने डील किया, उसके क्या क्या बैड गुड इम्पैक्ट आए, ये सब हम पढ़ेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले फॉरेन ट्रेड है क्या? ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज फॉरेन ट्रेड. ओके, वेरी क्लियर इन सिंपल लैंग्वेज इफ यू टॉक, कि हमने दो कंट्रीज के बीच में, एक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी के बीच में गुड्स और सर्विसेज का जो एक्सचेंज होने वाला है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने वाला है, वो फॉरेन ट्रेड है. ओके, आगे बढ़ते हैं. इंपॉर्टेंस, व्हाई डू वी डू फॉरेन ट्रेड? फॉरेन ट्रेड हम करते क्यों हैं? फॉरेन ट्रेड इज बेसिकली अ वे टू अचीव एक्सीलेंस, टू अचीव डेवलपमेंट, टू अचीव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एनीथिंग, एंड स्पेशली द फॉरेक्स. तो जब हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो आइए देखते हैं इंडिया को क्या जरूरत थी, इंडिया के लिए क्या नीड थी फॉरेन ट्रेड की. राइज इन जीडीपी एंड जीएनपी. देखिए, जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो हम, बट नेचुरल है, हमारी जो हॉरिजन है वो बढ़ती है, हमारी मार्केट एक्सपेंड होती है. जब मार्केट एक्सपेंड होती है तो हमें बाहर से कुछ सामान मंगवाना है, बाहर सामान कुछ भेजना है. सो इट बिकम्स अ वॉल्यूम ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी. हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ता है, हमारा नेशनल प्रोडक्ट बढ़ता है, विच इज अ गुड साइन. नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. फॉरेन ट्रेड कैन नॉट बी डन विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर में खास तौर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, ओके, पावर सेक्टर की बात हो रही है, तो वो डेवलपमेंट होना ही है अगर फॉरेन ट्रेड होगा तो. उसके बाद नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी. जब हमने फॉरेन मार्केट से अपने आप को मैच करना है, कंपीट करना है, तो फिर क्वालिटी हाई होगी, और ये क्वालिटी प्रोडक्ट में भी आएगी और लिविंग स्टैंडर्ड भी लोगों की आएगी. ओके, और दूसरा आता है टेक्नोलॉजी. फिर हमें एडवांस टेक्नोलॉजी को हायर करना होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज होगा, हम जब बाहर से मंगवाएंगे उसको यूज़ करेंगे. अर्निंग ऑफ फॉरेक्स. हर कंट्री चाहती है कि उसके पास फॉरेक्स हो, क्योंकि फॉरेक्स होगी तो फिर वो बाहर, फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज, बाहर की कंट्री की करेंसी अगर हमारे पास है तो हम वहाँ से इजीली टेक्नोलॉजी हायर कर सकते हैं, हम इजीली स्किल हायर कर सकते हैं, हम कैपिटल गुड्स ले सकते हैं. अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए फॉरेक्स की जरूरत होती है, वो हमें मिलता कहाँ से है? फॉरेन ट्रेड से. ओके, सो फॉरेन ट्रेड की इंपॉर्टेंस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको, कि हम लोग अपनी कंट्री के ट्रेड को, अपनी कंट्री के प्रोडक्शन को, जीडीपी को, जीएनपी को ग्रो कर सकते हैं. हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो उसका एक पार्ट एंड पार्सल है, इसके अलावा अपनी टेक्नोलॉजी को हाई कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं, और फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स. क्या क्या प्रॉब्लम्स रही इस ड्यूरेशन में हमारे फॉरेन ट्रेड के साथ? देखिए, हमारा फॉरेन ट्रेड नेगेटिव नहीं हुआ, काफ़ी उसकी वॉल्यूम आई, लेकिन वो उतना डेवलप नहीं हो पाया जैसा कि बाकी कंट्रीज में रहा. उसके अंदर प्लस पॉइंट नहीं आ पाया. उसके लिए हमारे पास 3 रीजंस थे. फर्स्ट, फास्ट ग्रोइंग इंपोर्ट्स. बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री,
हमें इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करने थे, हमें टेक्नोलॉजी हायर करनी थी, हमें कैपिटल गुड्स लेने थे, तो भाई वो तो इंपोर्ट रुका ही नहीं हमारा, वो बढ़ता गया क्योंकि हमें और डेवलपमेंट करना था। लेकिन दूसरी तरफ स्लो ग्रोइंग एक्सपोर्ट्स, हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि हम इंटरनेशनल मार्केट को कैटर कर पाते, तो हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं थी, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ नहीं पा रहा था। और जहां पे भी इंपोर्ट कम रहेगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता रहेगा, वहां ट्रेड डेफिसिट आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मतलब हमारे पास इनफ्लो जो है कुछ नहीं था, सिर्फ आउटफ्लो था, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। सो ये प्रॉब्लम्स थी फॉरेन ट्रेड की इंडिया के अंदर। अब क्या क्या कॉम्पोजिशन रहा, क्या क्या उसके फीचर्स रहे हमारे फॉरेन ट्रेड के टिल 1990, उसकी बात करते हैं। इससे पहले क्या था, जब हमारे पास इकोनॉमी हमें हैंडओवर की गई थी ब्रिटिश के द्वारा, यानी कि ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी वॉल्यूम जो है ना वो रॉ मटेरियल्स की थी, एग्रो प्रोडक्ट्स की हम लोग बाहर सप्लाई कर रहे थे। तो डिक्लाइन इन एग्रो प्रोडक्ट हो गया था जब हमने इस पॉलिसी को अपने फॉरेन ट्रेड को लिया था, राइट। तो एग्रो प्रोडक्ट्स को अब हम ज़्यादा नहीं कर रहे थे, हमारा जो है बाकी तरफ उस तरफ चला गया था, जैसे कि अपनी कैपिटल गुड्स है, अपने मशीन्स वगैरह हम एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी थी। डिक्लाइन इन कन्वेंशनल आइटम्स, जो पहले आइटम चल रही थी हमारी वो कम हो गई थी, जो भी हम पहले एक्सपोर्ट कर रहे थे वो कम हुई थी। अब चूंकि अपने प्रोडक्ट बन पा रहे थे, हमारी अपनी इंडस्ट्री डेवलप हो गई थी, हम अपने प्रोडक्ट बना पा रहे थे, तो वहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को हम ज़्यादा कर पा रहे थे, जेम्स है, ज्वेल्स है, मशीन्स वगैरह को हम ज़्यादा कर पा रहे थे। तो वो कॉम्पोजिशन था, उस समय हम क्या क्या चीज़ इंपोर्ट कर रहे थे, क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे, राइट। नेक्स्ट इज द मेन पॉलिसी ऑफ फॉरेन ट्रेड, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, ILTP। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी का मतलब अल्टीमेटली उसका बेसिक गोल क्या था कि हम फॉरेन ट्रेड में तो जा रहे हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी अभी भी इनवर्ड लुकिंग है। इट मींस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना है हमने जो कुछ करना है अपनी कंट्री के अंदर ही करना है, डेवलप करना है अपनी कंट्री की इंडस्ट्रीज को, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को हमने प्रमोट करना है। हमने फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट नहीं करना, हमने अपने प्रोडक्ट को इतना हाइट में ले जाना है कि हमें बाहर उसको बेचने का मौका मिले, हमारे सरप्लस प्रोडक्शन को। ओके, तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी में हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को ग्रोथ देना चाहते थे, राइट। अब इस पॉलिसी के फीचर्स क्या थे, इसके अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को मेन पॉइंट दिया गया था कि हमें जो कुछ पहले हम बाहर से मंगवा रहे थे अब अपनी कंट्री में उसे डेवलप करना है, अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करना है। हम अपनी फॉरेक्स को सेव करना चाह रहे थे, जो भी फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास थी बहुत कम थी, लेकिन हम उसे सेव करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें एज ए डेवलपिंग कंट्री बहुत कुछ इंपोर्ट करना था, जैसे कि टेक्नोलॉजी को हायर करना है, कैपिटल गुड्स को लाना है, मशीन्स को लाना है, तो उसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत थी, तो हम उसको सेव करना चाह रहे थे। और सिर्फ इंपोर्ट जो हमारा वो फोकस था टेक्नोलॉजी पे और मशीन्स पे, क्योंकि उसके जरिए हम डेवलपमेंट कर सकते हैं इकोनॉमी को। ओके, तो ये हमारा फीचर्स है हमारे इस पॉलिसी के। अब इस पॉलिसी के कुछ प्रॉफिट्स रहे, कुछ इसके मेरिट्स रहे सॉरी, और कुछ इसके डीमेरिट्स रहे, हम डिस्कस करेंगे। फॉरेन ट्रेड को बूस्ट देने के लिए, अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए हमने इस पॉलिसी को लिया था। और इसके मेरिट्स की बात करूं तो हमें हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ मिला था, 25%, राइट। इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत अच्छे ढंग से हो पाया था, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये था कि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करें और उनको आगे आने का मौका दें। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकेंड पॉइंट, राइज इन इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। अब जब हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी की बात कर रहे थे तो वहां पर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज बढ़ गए थे, मतलब इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज बढ़ गए थे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफर की गई थी लोगों को इजी लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे थे, लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। इस तरह से छोटे से छोटा इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट कर पा रहा था। सॉरी। थर्ड इज डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। आपने IPR 1956 में पढ़ा था कि हमने इंडस्ट्रीज को डाइवर्सिफाई किया था, उनको स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया था कि ये पब्लिक सेक्टर के अंदर आएगी, ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर में होगा, और कुछ इंडस्ट्रीज को हमने प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप में लिया था। तो इस तरह के स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ था, जो प्लस पॉइंट था हमारे लिए। देन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस। इस तरह से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को लेते हुए अपने डोमेस्टिक
इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हुए, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हुए हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के एम को अचीव किया था। हम सेल्फ रिलायंट हो पाए थे, वो प्रोडक्ट जो हम बाहर से मंगा रहे थे अब हमारी कंट्री में भी डेवलप हो पा रहे थे। तो ये प्लस पॉइंट्स से, मेरिट्स से, कहीं कहीं कुछ डीमेरिट्स भी रहे, उसकी बात भी कर लेते हैं। फर्स्ट वन वाज लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जब हमने अपनी इंपोर्ट सब्सिशन की बात कर रखी थी, हम अपनी विदेशी प्रोडक्ट्स को अपनी मार्केट में आने नहीं दे रहे थे, तो कोई कंपटीशन नहीं था डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए, और जहां कंपटीशन नहीं होता तो वहां मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाता, राइट। वहां पर फिर हम उतना अच्छा हाइट पे नहीं ले सकते अपनी क्वालिटी को, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन में तो डोमेस्टिक कंज्यूमर को ही कैटर किया जाता है। नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर मोनोपोली। हमने मेजर रोल दिया था अपनी आईपीआर 1956 में, अपनी पॉलिसी बनाई थी कि हम पब्लिक सेक्टर को मेन रोल देंगे, क्योंकि हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे, सोशल वेलफेयर की बात कर रहे थे। लेकिन पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली होनी शुरू हो गई थी। पब्लिक सेक्टर में करप्शन की वजह से पब्लिक सेक्टर जो है ना लॉसेस में जा रहा था, और उस मोनोपोली की वजह से ये बहुत लॉस देने वाला एक बर्डन बन गया था इकोनॉमी के लिए। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट में है लॉसेस पब्लिक सेक्टर, ये बर्डन बन चुका था, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट रहा हमारी इस पॉलिसी का। द लास्ट पॉइंट इज बैकवर्डनेस। तो चूंकि हम मॉडर्नाइज नहीं हो पा रहे थे, सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे, अपनी मार्केट में किसी और प्रोडक्ट की एंट्री नहीं थी हमारे पास, तो हम बैकवर्डनेस की तरफ जा रहे थे। हमें मजबूर होके 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाना पड़ा, मॉडर्न विंडो को खोलना पड़ा, अपने यहाँ बाकी कंट्रीज को व्यापार के लिए इनवाइट करना पड़ा था। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ा, क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हमारे यहाँ पर, उसका कॉम्पोजिशन हमने क्या क्या उसमें इंक्लूड कर रखा था, और उसके बाद हमारी जो पॉलिसी थी फॉरेन ट्रेड के साथ जुड़ी हुई इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, उसको हमने समझा, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात की। होप आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। इसकी कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, आई विल मेक इट क्लियर। थैंक यू।